8 सितंबर 2021 को बुलंदशहर में रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी मोनिका यादव को फ़ोन करता है। दरअसल इनकी बेटी मोनिका यादव दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन परिवार के कॉल करने पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। घर वालों को लगा कि शायद पढ़ाई में बिजी होगी, वो दोबारा कॉल नहीं करते हैं। 2 दिनों का समय बीत जाता है, ना तो मोनिका यादव ने अपने घर वालों को वापस कॉल किया था और ना ही घर वाले जब फ़ोन कर रहे थे तो वो अपना फ़ोन उठा रही थी। अब घर वाले भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अगर मोनिका यादव के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी। 2011 देखो, केस स्टार्ट होने से पहले हम कुछ ऐसा बात बोलना चाहते हैं जिसका रिलेशन कुछ भी केस से नहीं है, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, फीमेल को कोई भी फिजिकल टाइप का जॉब में मत रखो। अगर तुम्हारे फैमिली से एसोसिएटेड है, तुम्हारे अंदर चुल मचा है कि तुम उसको जॉब में ढकेलना ही चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा समाज जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी चुल मचता होगा। तुम सोचता होगा कि इससे इज्जत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको बाकी लोग टॉन्ट करते हैं कि कैसे उसकी सिस्टर, कैसे उसकी मदर, कैसे उसका पूरा ख़ानदान कमा रहा है बोका की तरह। तुमको भी मन मरता होगा कि हाँ भाई, सब मिल के कमाएँगे, सब खाएँगे। बकवास। तो अगर होता है तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे थोड़ा सा ऑफिस टाइप का जॉब देखो। वैसे उसका भी अपना अपना रिस्क है, लेकिन डिफेंस, नर्स, ये सब टाइप का सेक्टर और आईटी इवन, अब बचेगा क्या? टीचर देख सकते हैं या फिर क्या, बैंक वगैरह। बैंक मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बैंक थोड़ा सा सेफ़ इन्वायरमेंट होता है हर लेवल में, ठीक है। और उसमें एक और रिस्क होता है, जिस रिस्क के बारे में हम इस केस में बात नहीं करेंगे। तुम लोगों को पता है किस रिस्क की बात कर रहे हैं। में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करते थे। उसके बाद मोनिका यादव ने पढ़ाई की, मेहनत की। वो घर की सबसे छोटी बेटी थी और मेहनत करके उसने 2014 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब को ज्वाइन कर लिया। साथ ही मोनिका यादव की बड़ी बहन यूपी में सरकारी शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी, यानी कि दोनों ही बहनों ने पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले ली थी। अब जब मोनिका यादव, जिसको लोग प्यार से मोना यादव भी कहते थे, उसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली, उसके कुछ दिनों के बाद उसने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया। और अच्छी बात यह है कि उसने यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन यहां पर मोनिका यादव ने इस जॉब को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और अब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। और इसी के चलते 2020 में उसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब को छोड़कर दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वक्त अच्छा बीत रहा था और अब आता है समय 8 सितंबर 2021 का, जब पेरेंट्स ने मोनिका यादव को कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है। बेटी के बारे में जब कुछ भी मालूम नहीं चलता है तो परिवार वाले दिल्ली में ही रहने वाले सुरेंद्र राणा नाम के एक व्यक्ति को कॉल करते हैं। दरअसल मोनिका यादव जब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब पर कार्यरत थे और जिस यूनिट में इसकी ड्यूटी थी, उसी यूनिट में सुरेंद्र राणा भी जॉब करते थे। उम्र में सुरेंद्र राणा मोनिका से लगभग 14 से 15 साल बड़े थे। इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सुरेंद्र राणा अक्सर मोनिका के घर में फंक्शंस में भी आया करते थे और एक तरह से दिल्ली में मोनिका यादव का जो एकमात्र गार्जियन या केयर टेकर था वो सुरेंद्र राणा ही था। परिवार वाले सुरेंद्र राणा को सारी बात बताते हैं। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके मोनिका के पीजी पर जाता है तो वो पाता है कि वहां पर मोनिका यादव नहीं है। आसपास पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि मोनिका यादव को 8 सितंबर से ही किसी ने नहीं देखा। अभी तकरीबन 1 हफ्ते का समय बीत गया था, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि मोनिका यादव आखिर गायब कहां हो गई। अब 15 सितंबर 2021 को मोनिका यादव की माताजी और उसकी बड़ी बहन बुलंदशहर से दिल्ली आ जाती है। वहां पर आकर वो सुरेंद्र राणा की मदद से अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, क्योंकि मोनिका यादव दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रह चुकी थी। छानबीन शुरू होती है। उसके पीजी में रहने वाले लोगों से, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से, सभी से पूछताछ की जाती है। कॉल डिटेल्स भी चेक की जाती हैं, उसकी लोकेशन भी चेक होती है, लेकिन पुलिस के हाथ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है। 1 हफ्ते तक ये छानबीन चलती है। उसके बाद जो है पुलिस भी इस केस को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल देती है। मोनिका की बड़ी बहन और उसकी माताजी वापस बुलंदशहर चले जाते हैं। साथ ही वो सुरेंद्र राणा से इस बात का आश्वासन लेकर जाते हैं कि मोनिका की तलाश जारी रहेगी, क्योंकि सुरेंद्र राणा भी पुलिस में ही जॉब करता था। तो वो मोनिका के घर वालों से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगा और पल पल की अपडेट भी आपको देता रहूंगा। अब समय बीतता गया और महीना आ जाता है अक्टूबर 2021 का। एक दिन सुरेंद्र राणा मोनिका यादव की माताजी और बड़ी बहन को कॉल करके बताता है कि मोनिका के केस में कुछ अपडेट मिले हैं। दरअसल मोनिका कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि वो अपने एक दोस्त के साथ भाग
भाग गई है। आगे वो बताता है कि अरविंद नाम के एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके साथ वो भाग गई है। अब इस बारे में जब सुरेंद्र राणा से पूछा जाता है तो वो सबूत के तौर पर एक रिकॉर्डिंग मोनिका की बहन और माताजी को सेंड करता है, जिसमें मोनिका बोल रही थी कि वो ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो और वो सही वक्त आने पर जो है वापस आ जाएगी। अब घर वालों को हालांकि थोड़ा सा शॉकिंग लगा, क्योंकि मोनिका इस टाइप की लड़की नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो अपनी माँ या अपनी बहन को जरूर बताती, लेकिन सुरेंद्र राणा ने जो रिकॉर्डिंग सेंड की थी उसके अनुसार तो यही लग रहा था कि मोनिका किसी अरविंद के साथ भाग गई है। अब ये बात सामने आने के बाद पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है, क्योंकि अभी तक पुलिस को लग रहा था कि मोनिका यादव का किडनैप हुआ है, बट ऐसा नहीं था। मोनिका अपनी मर्जी से किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ गई थी, इसलिए केस भी ठंडे बस्ते में चला जाता है और पुलिस इसकी छानबीन भी बंद कर देती है। कुछ दिनों का ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन मोनिका यादव की बड़ी बहन के पास अरविंद का कॉल आता है। अरविंद एक अननोन नंबर से फ़ोन करके उन्हें बताता है कि उसने और मोनिका ने घर से भागकर शादी कर ली है। अरविंद के घर वाले उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। हालांकि अरविंद से बात करने पर मोनिका की बहन और माँ को थोड़ा संतोष जरूर मिला कि एटलीस्ट उनकी बेटी सही सलामत है, लेकिन जब वो अरविंद से कहते हैं कि एक बार मोनिका से उनकी बात करा दे तो वो बात नहीं कराता है और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अब इस कॉल के बारे में मोनिका यादव की बड़ी बहन सुरेंद्र राणा को बताती है। वो उस नंबर को ट्रेस करता है। ये कॉल दिल्ली में एक होटल से किया गया था। वो उस होटल में जाता है, उस होटल में जाकर छानबीन करता है तो वहां जाकर उसे मालूम चलता है कि इस होटल में मोनिका यादव ने अरविंद के साथ चेक इन किया था। वहां पर मोनिका यादव का जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी भी दी गई थी। यहां से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि सच में जो मोनिका है वो अरविंद के साथ रह रही है, लेकिन घर वाले ये चाहते थे कि एक बार उनकी बात मोनिका से हो जाए, जो कि अरविंद नहीं करा रहा था। अब उसके बाद ऐसे ही समय बीतता गया। 3-4 महीनों में एक बार अरविंद कॉल करता था और वो मोनिका के घर वालों को कहता था कि उसकी बेटी बिल्कुल सही है, हम लोग बहुत जल्द। यहाँ पे पुलिस जो है फेल्ड हो गया है। जब फैमिली इतना इंसिस्ट कर रहा है कि भाई ये केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए इस तरह से बात नहीं करवा रहा, तो थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए था। 3-4 महीना में एक बार बात करवा दे रहा है, ये क्या नाटक है भाई। अब देखा जाए तो इसमें पुलिस को भी पूरी तरह से ब्लेम कैसे दें। फैमिली उतना सीरियस ले ही नहीं रहा होगा। फैमिली सोच रहा होगा कि अच्छा मिल गई, कोई बात नहीं है, अच्छा बात करवा, पता नहीं क्या केस है भाई। 4 महीने का लॉजिक समझ नहीं आया कि भाई हर 4 महीना में बात करवा दे रहा है और फैमिली सब भी कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं। जल्दी घर आ जाएंगे। जब उस बारे में वो सुरेंद्र राणा को बताते, सुरेंद्र राणा लोकेशन ट्रेस करता तो कभी ये लोकेशन देहरादून की, कभी मसूरी की, तो कभी कर्नाटका की दिखाई देती थी। अब समय बीतता गया। जब फैमिली अगेंस्ट होता है तो भागने का लॉजिक बनता है। जब यहाँ इसका फैमिली कह रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा बात है, तो भागने का क्या मतलब है। कहाँ किससे भाग रही है, यही तो पूछना चाहिए था ये लोग को कि भाई जब हम लोग कह ही रहे हैं कि ठीक है करना है कर ले शादी, तो भागना कहाँ है फिर। और साल आ जाता है 2023 का। जुलाई 2023 में इस मामले को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। हे भगवान, अब कौन फेल्ड हुआ है यहाँ पे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन गांडू केस दे के बैठ गया हम। मोनिका यादव की माँ और बहन एक दिन दिल्ली आती हैं और दिल्ली में वो कमिश्नर ऑफिस के पास जाते हैं और कमिश्नर ऑफिस में जाने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं ये लोग। 2 साल हो गया भाई। सारी बातें कमिश्नर को बताते हैं। कमिश्नर उनकी बातें सुनते ही समझ जाते हैं कि ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं, क्योंकि 2 साल के अंदर अरविंद ने 5 से 6 बार कॉल किया था, एक बार भी मोनिका से बात नहीं कराई। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। अब जिन नंबरों से अरविंद तुम सोचो ना एक बार, लॉजिकल नॉर्मल दिमाग से सोचो। फर्स्ट बारी कॉल आएगा ना, 1 महीना हो गया मान लो बात की है, और इस तरह से कोई अगर आके कहेगा कि हाँ मेरे साथ है, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है, तुम कहेंगे कि ठीक है बात कराओ, नॉर्मल बात है। थोड़ा सा मतलब ये लोग डिज्नी फेरीलैंड में घूम रहे हैं क्या ये लोग। 2 साल हो गया भाई, क्या फालतू केस लेके बैठ गए हम। मोनिका के घर वालों को कॉल करता था, उन सभी नंबर की जांच की जाती है। साथ ही ये मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। एक स्पेशल टीम का गठन करके वो इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। उन 5 नंबर की जब जांच की जाती है तो उनकी लोकेशन तो देहरादून और कर्नाटका साथ ही मसूरी की मिलती है, लेकिन उनकी जब आईडी चेक की जाती है तो वो सारे सिम फेक आईडी पर लिए गए थे, यानी कि उस सिम में नाम किसी और का होता था और फोटो किसी और की लगाई जाती थी। अब यहाँ से ये जो टीम है वो समझ जाती है कि फर्जी सिम से कॉल करने का मतलब है कि इस दाल में बहुत कुछ काला है। साथ ही जिन 5 सिम की जांच की गई थी वो किस किस व्यक्ति की फोटो लगाकर खरीदे गए थे, वो सारे फोटो मोनिका की बहन और उसकी मां को दिखाए जाते हैं। 4 लोगों को तो वो नहीं पहचानते, लेकिन उनमें से एक आदमी को वो पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति सुरेंद्र राणा के साले का दोस्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरेंद्र, अच्छा मतलब ये शामिल है।
देखते हैं। राना अक्सर मोनिका के फैमिली फंक्शन में जाया करता था। वो अपने साले को भी वहां पर लेकर गया था और एक बार वो अपने साले के साथ उसके दोस्त को भी लेकर गया था और ये फोटो सुरेंद्र राणा के साले के दोस्त की ही थी। अब इतनी खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच समझ जाती है कि इस केस में सुरेंद्र राणा का कोई ना कोई अहम रोल जरूर है। वो बिना देरी किए उस फोटो वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसे उठा लेते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुमने ये फोटो देकर सिम क्यों खरीदा, तो वो कहता है कि ये फोटो पर सिम मैंने नहीं लिया बल्कि मेरे दोस्त रोबिन ने लिया था और ये रोबिन सुरेंद्र राणा का साला ही था। जब रोबिन को उठाया जाता है तो रोबिन कहता है कि ये फोटो मेरे जीजाजी ने यानी कि सुरेंद्र राणा ने मांगा था। साथ ही जब सख्ती से रोबिन के साथ पूछताछ होती है तो वो ये भी उगल देता है कि जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो लड़की अब इस दुनिया में रही नहीं, क्योंकि उसको मेरे जीजाजी सुरेंद्र राणा ने मौत के घाट उतार दिया। अब रोबिन के बयान के आधार पर पुलिस सुरेंद्र राणा को अरेस्ट कर लेती है। सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार करके जब उससे पूछा जाता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मोनिका यादव की हत्या उसी ने की है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी सालों से मोनिका यादव के साथ काम कर रहा था, उसकी फैमिली से भी जुड़ा हुआ था, मोनिका उसे अपने बड़े भाई की तरह मानती थी, लेकिन लौड़ा भाई बहन, यही तुम लोग का तो हमको समझ नहीं आता है। ठीक है, इसको तो माफ़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो भाई लाला लैंड में रहती है ये लोग, तो ये लोग को तो होगा कि हाँ भाई ये एक फ्रेंड है, इसको मेरे से बॉडी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, ये मेरे से अलग लेवल से कनेक्ट हो रहा है, मेरे से दोस्त है, मेरा फ्रेंडशिप है, इसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं है। लेकिन उसका फैमिली को तो थोड़ा सा होना चाहिए भाई बुद्धि। एक बार फिर से बोलते हैं, मेल एंड फीमेल कैन नॉट बी फ्रेंड्स। कारण क्या है? ज़्यादा लॉजिकली नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल आते हैं। कितना साल हुआ है ये जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है उसका, कितना साल हुआ है ये बताओ हमको। 20 साल, वो भी खास करके पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। इंडिया में देखा जाए तो 10 साल, 10 साल से ही चल रहा है नाटक कि भाई ये दोस्त रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वॉलेज का जो सीन चल रहा है 10-15 साल मैक्सिमम। तो तुम लोग को कैसे लगता है कि भाई 10-15 साल में जो तुम लोग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हाँ भाई बिना कोई सेक्सुअल मतलब कुछ भी हुए हम दोनों फ्रेंड हो सकते हैं बिना मतलब देखो ना घोंचू को। लेकिन उसने मोनिका की हत्या क्यों की? अब वो पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जिस वक्त 2014 में मोनिका यादव ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन की थी तो वो सुरेंद्र राणा की यूनिट में ही थी। ये दोनों एक ही पीसीआर वैन पे ड्यूटी किया करते थे, साथ में रहते थे। हालांकि मोनिका सुरेंद्र को बड़े भाई की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र राणा है वो मोनिका को चाहने लगा था। वैसे तो सुरेंद्र राणा शादीशुदा था, उसका एक 12 साल का बेटा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में ऐसे ख्याल आए। उसने कभी भी मोनिका को अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था, जबकि मोनिका के परिवार तक वो जाता था। वो अपने साले रोबिन को भी उनके फैमिली फंक्शन में लेकर गया था। और यहीं पर साल आ जाता है 2018 का, जिस वक्त मोनिका ने यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान बनाया था। सुरेंद्र ये अच्छे से जानता था कि मोनिका पढ़ने में बहुत होशियार है, उसने यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम भी निकाला है और वो यूपीएससी भी क्लियर कर लेगी। और जब वो आईपीएस बन जाएगी तो अगर ऐसी लड़की से वो शादी कर ले तो उसका जीवन सेट हो जाएगा। साथ ही दिखने में भी मोनिका यादव काफ़ी सुंदर थी। इसलिए 2018 में जो सुरेंद्र राणा है वो मोनिका को प्रपोज करता है। ये बात सुनकर मोनिका चौंक जाती है, क्योंकि उसने हमेशा सुरेंद्र राणा को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट किया था। यहाँ पर मोनिका प्यार से सुरेंद्र को समझाती है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ। यहाँ पर मामला सुलझ जाता है। साल आ जाता है 2020 का, जब मोनिका दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए चली गई थी। 2020 में फिर से सुरेंद्र राणा ने मोनिका को शादी के लिए ऑफर किया था, बट यहाँ पर भी मोनिका ने सुरेंद्र को समझा दिया था। समय बीतता गया। अब समय आ जाता है 8 सितंबर 2021 का, जिस दिन मोनिका गायब हुई थी। उस दिन सुरेंद्र राणा फिर से मोनिका के पीजी पर उससे मिलने के लिए आया था और उसने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यहाँ पर मोनिका बहुत नाराज हो जाती है। वो गुस्से में सुरेंद्र को कुछ बातें कह देती है जो सुरेंद्र को हर्ट कर जाती है। उसके बाद सुरेंद्र मोनिका को कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और घूम फिर कर थोड़ा मन बहल जाएगा। और इसी के चलते पैदल पैदल वो उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है। अब उसे ये डर हो रहा था कि मोनिका इस बारे में अपने परिवार में ना बता दे, समाज में ना बता दे, जिससे सुरेंद्र की बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो गला दबाकर मोनिका यादव की हत्या कर देता है और एक सुनसान इलाके में एक सूखे नाले में उसे डालकर ऊपर पत्थर से उसकी लाश को ढक देता है। उसके बाद जो है सारी कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई। मोनिका के घर वाले सुरेंद्र को कॉल करते हैं। वो इस तरह से दिखा रहा था कि वो उनकी बहुत मदद कर रहा है, वो मोनिका को ढूंढने की पूरी कोशिश। डम्प फैमिली, DUMP, डम्प फैमिली, शुरू से बोल रहे हैं।